वेलकम टू माय चैनल विज्ञान व्यू। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के चैप्टर के सेकेंड पार्ट के बारे में, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को थोड़ा डिटेल में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस को समझा था और न्यूट्रिशन को अच्छी तरह से समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से उसे देख लें, जिससे इस पार्ट को भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो देखते हैं, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड from inorganic raw material like carbon dioxide and water present in the surrounding by using sunlight। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंस में अपने बॉडी के अंदर ही खाना तैयार कर ले अपना, तो उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्योंकि ऑटोट्रॉपिक वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स नरिशमेंट एंड फीड। तो स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिज्म इस तरह से अपना खाना तैयार करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और ये ऑटोट्रॉप्स जिस प्रोसेस से इसको तैयार करते हैं, इस खाने को तैयार करते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है हमारा, उसको समझने के लिए ये फिगर जिसमें दिया हुआ, जिसमें हम आसानी से समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो प्लांट अपना कैसे परफॉर्म करता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि लीव्स जो हैं वो सराउंडिंग से सनलाइट की से एनर्जी लेते हैं, इट मीन्स की सोलर एनर्जी लेते हैं, और लीफ में ही प्रेजेंट जो क्लोरोफिल है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है लीफ की। उसके बाद लीफ में ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको भी हम उस स्ट्रक्चर को भी देखेंगे आगे। वो स्ट्रक्चर वो ओपनिंग एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और सॉइल से ही रूट जाइलम वेसल्स के थ्रू वाटर को लीव्स तक पहुंचाता है, और ये सारे रॉ मटेरियल्स मिलकर के खाने को तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? लाइट एनर्जी, इट मीन्स की सोलर एनर्जी, और सोलर को ही फोटो कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस किसे कहेंगे? इट इज़ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स from simple substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। तो सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की मदद से जब प्लांट अपना खाना तैयार करता है तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में प्लांट प्रोडक्ट के रूप में O2 को रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ये जो प्रोसेस होता है, ये इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसमें कह सकते हैं हम कि ये जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है वो कहाँ होता है? तो प्लांट के लीव्स में, और ये जो खाना तैयार होता है इनके अंदर वो भी ग्रीन लीव्स में ही तैयार होता है, जो सिंपल शुगर के फॉर्म में तैयार होता है, जिसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। लेकिन प्लांट जब कुछ ग्लूकोज बच जाता है तो उसे स्टार्च के रूप में जमा करके रखता है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, और जब वो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करके उसे प्लांट के लीव्स में जमा करके रखता है। जब फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है प्लांट, तो उस समय वो सनलाइट से जो एनर्जी लेता है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो इक्वेशंस क्या आपको कह सकते हैं आप केमिकल फार्मूला जो इस पूरे फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि ये केमिकल फार्मूला क्या है जो फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो फोटोसिंथेसिस में जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनते हैं, उसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है और 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का यूज़ होता है। और
और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है, जिसमें इन दोनों की मदद से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाया जाता है और साथ ही 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है और उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसी लाइट एनर्जी की मदद से इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट किया जाता है, 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। प्लांट तोड़ देते हैं उनको और तोड़ने के बाद उनसे जो रिलीज़ होता है हाइड्रोजन, उसका यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस था, इसको स्टेप में अगर हम लोग देखें तो ये कैसे परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय क्लोरोफिल। उसके बाद लाइट एनर्जी की मदद से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में और इसकी मदद से कौन सा वहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके उनके हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। देन उसी हाइड्रोजन की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं लाइक ग्लूकोज। और इसमें जो यूटिलाइज जो करते हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में करते हैं, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में करते हैं। तो देखा जाए इन सारी चीज़ों को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो क्या देखते हैं कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है, जिनका रहना बहुत ही ज़रूरी है, बिना इनके प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। वो क्या चीज़ है, तो वो है सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं हो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको सबसे अगर बेसिक चीज़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जो सनलाइट से मिलता है। ठीक है, अब सनलाइट उसे एनर्जी भी दे रहा है, बट अगर प्लांट में क्लोरोफिल ना हो तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा लीव्स में, उस लीव्स में ट्रैप कौन करेगा, तो वो है क्लोरोफिल। तो जैसे सनलाइट एसेंशियल है उसी तरह से क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट एसेंशियल है। अब ठीक है, सनलाइट भी मिल गया इसे, क्लोरोफिल ने उसे जमा भी कर लिया उस एनर्जी को लीफ में, लेकिन जब तक कि उसमें रॉ मटेरियल नहीं डालेंगे तब तक कि वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये वो रॉ मटेरियल्स हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस होना इम्पॉसिबल है। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी हैं एनसीईआरटी में, जिसको पढ़ना आप लोगों का काम है। आप लोग पढ़ेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कवर कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ऑब्टेन करता है। हमने बताया था अभी स्टार्टिंग में फिगर में कि लीव्स के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, टिनी पोर्स के रूप में पाए जाते हैं। टिनी पोर्स जो उसके सरफेस पे पाए जाते हैं, यही वो पोर्स हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, जो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करने में मदद करता है। तो हम देखेंगे जब, चूँकि इसका ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसके स्ट्रक्चर को भी बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। तो समझ लेते हैं कि स्टोमाटा किसे कहते हैं। ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको, इसी ओपनिंग को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और ये जो ओपनिंग है ये कैसे बनी है, तो लीफ के जो पोर्स होते हैं वो 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं। तो इस सेल में हमें ये जो दिख रहा है ये क्या है, इस सेल का वैक्यूल है और उसके बाद ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है और साथ साथ ये जो ग्रीन पिगमेंट्स दिख रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो ये अभी जो स्टोमाटा है ये अभी ओपन स्टोमाटा है। क्यों? क्योंकि इसके गार्ड सेल जो है वो स्वलन है, फूले हुए हैं। सबसे पहले तो देख ले कि स्टोमाटा ओपन और क्लोज कब होता है। तो द स्टोमाटल पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, जैसा कि हम लोगों ने देखा ये गार्ड सेल से घिरा होता है और यही गार्ड सेल इनके ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। जब इस गार्ड सेल में वाटर फ्लोज होगा, जब इसमें बढ़ेगा पानी, तो ये गार्ड सेल जो है ये स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे और फूलने के बाद एक कर्व शेप ले लेंगे, जिसकी वजह से ये पोर ओपन हो जाएगा।
और जब फोटोसिंथेसिस के दौरान ये पानी को यूज़ कर लेंगे अपना ग्लूकोज को बनाने में, तो उस वक्त जब पानी लॉस हो जाएगा तो ये गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगा और ये स्ट्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पोर्स जो है वो बंद हो जाएंगे। तो इसे हम लोग जब ये पोर्स बंद हो जाएंगे तो इस तरह से गार्ड सेल स्टोमाटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करता है। अब इनके बेसिस पे हम बात करें तो ये फंक्शन क्या करता है, तो सबसे पहले ये गैस का एक्सचेंज करता है। जिस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उसी तरह से ये ऑक्सीजन रिलीज़ भी कर देता है और लार्ज अमाउंट में ये पानी का लॉस करता है वेपर के रूप में ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। अब ये तो हो गया, प्लांट को अब कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया और प्लांट को सॉइल के थ्रू वाटर भी मिल गया। अब देखेंगे कि ये जो परफॉर्मेंस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये लीफ में हो रहा है, क्लोरोफिल में हो रहा है, लेकिन कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो इसको समझने के लिए ज़रा हम देखें कि ये कैसे परफॉर्म होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि कलर पिगमेंट है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, ये लीफ में प्रेजेंट होता है और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसी वजह से लीफ का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। और ये जो है ये क्लोरोफिल जो है वो लीव्स को एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है और इसी एनर्जी का यूज़ करके ये प्लांट जो है वो अपना खाना तैयार करता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये क्लोरोप्लास्ट के ज़रा सा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होगा और कैसे प्रेजेंट होगा। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर है क्लोरोप्लास्ट का, जो एक डबल मेम्ब्रेन्ड बॉडी होता है और इसके अंदर जो ये आपको स्टाक, जैसे कॉइन का स्टाक के रूप में जो दिखाई दे रहा है, इसे हम ग्रेना कहेंगे और इसके एक कॉइन को हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं और इसके अंदर जो मैट्रिक्स फिल है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। जब इनके एक थैलाकॉइड को हम और डिटेल में देखते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर सम पिगमेंट सिस्टम्स होते हैं, जिनके अंदर एक पिगमेंट सिस्टम में अबाउट 250 to 250 to 400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और चूँकि प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि थैलाकॉइड्स ही सेंटर ऑफ लाइट रिएक्शन है एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर लोकेटेड इन देयर मेम्ब्रेन। क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो यहीं लोकेटेड है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शन हो रहा है वो थैलाकॉइड में हो रहा है। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ दिख रहा है हमें, लाइट रिएक्शन। इट मीन्स क्या है कि प्लांट्स के अंदर दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो प्लांट लाइट रिएक्शन करेगा और जब रात के समय में जब डार्क रिएक्शन होता है, इट मीन्स कि जब लाइट नहीं होती है, तो उस वक्त ये क्या करते हैं, तो जो स्टार्च इन्होंने जमा करके रखा था उसी स्टार्च को ये क्या करेंगे, तोड़ते हैं। जिस तरह से हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमन बींग्स रिस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं अपने ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेशन में, तब हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि जब प्लांट भी ऑक्सीजन लेकर के अपने स्टार्च को क्या करेगा, रात में वो डार्क रिएक्शन करेगा। तो चूँकि उस वक्त लाइट नहीं होता है इसीलिए इसे डार्क रिएक्शन करते हैं। और ये कहाँ होगा, तो ये स्ट्रोमा के रीजन में होगा, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होगा। तो इन सब को देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स को कुछ अदर इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है भाई, तो इसलिए क्योंकि प्लांट्स को भी कुछ बायोमॉलिक्यूल्स को बिल्ड करना होता है, लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो प्लांट्स को जो ज़रूरत होती है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स वो सॉइल से ही वाटर के साथ ले लेते हैं, जाइलम वेसल से ही उन्हें भी पहुंचा देता है। ठीक है, वो पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ वो प्लांट में ट्रैवल करते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन और सल्फर की ज़रूरत होती है और न्यूक्लियोटाइड जो कि जेनेटिक मटेरियल का बेस होता है वो फास्फोरस से तैयार करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि प्लांट्स भी अपना जो एनर्जी है वो सनलाइट से लेते हैं और उस एनर्जी को वो स्टोर करते हैं खाने के रूप में, और उसी को हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम उसी को लेते हैं। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर कहा जाए तो वो क्या है, सन है, सूरज है। सूरज ही एकमात्र हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब आगे देखते हैं
कि अगर ऐसा है कि जिस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो अपना खाना खुद बनाएगा, इसीलिए उसे ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे उस मोड को, और उस ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और जो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कहा जाता है, और उसको भी कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए तरीका तो वो होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में प्लांट जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे डिपेंड होते हैं और उनसे बना हुआ खाना जो है वो ले लेते हैं। और लाइक कसकुटा जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं, कॉर्पसे फ्लावर और रेफ्लेशिया, ये वो फ्लावर्स के ग्रुप हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी से लिपटे हुए होते हैं या फिर किसी और तरीके से वो अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से खाना लेते हैं। तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अटैच होते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। अब एक अदर भी देखा जाए, अगर दूसरे कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था। अब था क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेप्रोफाइटिक उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन लेता है। और इसके एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो फंजाई ग्रुप के हैं। तो इसमें क्यों रखा गया, इसमें क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले तक फंजाई भी प्लांट की कैटेगरी में ही रखा जाता था। क्यों? क्योंकि फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है लेकिन उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो पहले तो उन्हें कुछ फंजाई को प्लांट्स ग्रुप में रखा जाता था, कुछ फंजाई को एनिमल ग्रुप में रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो फंजाई को प्लांट के ग्रुप से निकाल लिया गया, और इसी वजह से सेप्रोफाइटिक जो है वो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स का कैटेगरी नहीं है। तो आगे देखेंगे तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं और वो उस एक साथ रहने की वजह से अपने शेल्टर को शेयर करते हैं और अपने खाने को शेयर करते हैं। लाइकेन में अलगी और फंगस। अलगी उनको खाना देता है क्योंकि अलगी ऑटोट्रॉपिक होता है, बट फंगस आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, दे आर हेट्रोट्रॉपिक। देन वो क्या करेंगे, वो खाना तो खुद नहीं बना पाते हैं तो वो अलगी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और इस तरह से दोनों मिलजुल करके अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। इसीलिए इस रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। और इसके साथ एक और एग्जांपल है जिसमें हम लोग देखते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स को, जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया भी प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहता है और वहाँ पे प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और साथ में प्लांट इसे खाना प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देन अगला कैटेगरी है इंसेक्टिवोरस उस प्लांट को कहते हैं जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। इसके एग्जांपल है वेनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट, etc। तो स्टूडेंट यहीं पे आज का वीडियो स्टॉप करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि